नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीए सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया के जो प्रखर एमसीक्यू बैच चल रहा है उसका हम लोग उसके तहत डे 6 देखेंगे और इसी के साथ आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने वाले हैं उदारवादी और बंगाल विभाजन, इन दोनों ही टॉपिक से हम लोग देखेंगे। कितने प्रश्न देखेंगे? 100 प्रश्न देखेंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखिए ये उदारवादी और जो बंगाल विभाजन देख रहे हैं ये हम जो चरण देखने वाले हैं वो 1885 से 1905 के बीच में हम लोग 100 प्रश्न देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 100 प्रश्न इतने में देखने जा रहे हैं और इसको जब इसी चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न की तरफ देखिए बढ़ते हैं, देर ना करते हैं ज्यादा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन था? स्वदेशी आंदोलन था। इसका जवाब आंसर था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी से ही डेट याद करते चलिए तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। और असहयोग आंदोलन का टाइम था 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और उग्रवादी का उदय हुआ? ये जो उदारवादी उग्रवादी का उदय हुआ वो 1960 में हुआ जब सूरत का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, कब हुआ था? तब सूरत का अधिवेशन चल रहा था। किसी स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। ये पॉइंट इतना याद रखिएगा। सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? दोस्तों सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। माइकल ओ डायर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, और ये जो जनरल डायर थे इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग कांड में। जो जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग। और माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने जाकर हत्या किए थे। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब से जाना जाने लगा। यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कब से जाना गया दोस्तों? तो वो जाना गया उनको सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में अभियुक्त बनाया और जेल भेज दिया गया। कब से जाना गया? तो सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में अभियुक्त बनाया और जेल भेज दिया, तब से वो लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों को ही चलाने वाले लोकमान्य तिलक ही थे, मैंने बाल गंगाधर तिलक। आप लोग को याद रखना है कि कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश करते हैं। यानी गणपति उत्सव पहले हुआ था जो कि स्टार्ट हुआ 1893 में और इसके ठीक 2 साल बाद स्टार्ट हुआ शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव स्टार्ट हुआ तो 1895 में 2 साल बाद। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तब वो किए विनायक दामोदर सावरकर ने। किन्होंने किए? विनायक दामोदर सावरकर ने। और ये किनके विचारों से प्रभावित थे विनायक दामोदर सावरकर? ये मैजनी के विचारों से प्रभावित थे। किनके विचारों से? तो मैजनी के विचारों से प्रभावित थे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? तो वो स्थापित की सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगर पटना का अनुशीलन समिति पूछे तो बताइएगा 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल। और पहली बार बंगाल में 1902 में खोला गया था। अनुशीलन समिति पहली बार बंगाल में खोला गया था पी मित्रा के द्वारा 1902 में पहली बार, और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति। और ये सचिंद्र नाथ सन्याल वही हैं HRA का जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था तो उसके संस्थापक सदस्य में भी शामिल थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वो किया गया था 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास
कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। और 1908 के 30 अप्रैल को प्रयास किया गया था। कब किया गया था? 30 अप्रैल को प्रयास किया गया। 1908 के 30 अप्रैल को प्रयास किया गया था। देखिए इसमें कुछ कहानी ऐसा है कि एक युगांतर संगठन था। कौन सा संगठन था? युगांतर संगठन। इसके दो सदस्य थे, बहुत ही कम उम्र के थे। एक प्रफुल्ल चाकी थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे और एक खुदीराम बोस थे। कौन थे? एक खुदीराम बोस थे। ये दोनों दोस्त थे। अब क्या हुआ ना कि इन दोनों गए और मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करना चाहते थे, इसलिए इनके गाड़ी में बग्गी में बम मतलब फेंका गया। लेकिन दुर्भाग्य से किंग्स फोर्ट उस बग्गी मतलब एक टमटम की तरह समझ सकते हैं, जो कि चारों तरफ से पैक होता है। तो उस बग्गी में किंग्स फोर्ट नहीं बैठे हुए थे, बल्कि इनकी पत्नी और इनकी बेटी बैठी हुई थी, और दुर्भाग्य से वो मारे जाते हैं। और तो ये बात बहुत बुरा लगा। तो अब क्या होता है कि ये क्या नाम है, इनका क्या नाम था, प्रफुल्ल चाकी और और खुदीराम बोस, ये दोनों भागने लगे। और भागते भागते पहुंच गए कहाँ? पूसा। अब पूसा में क्या हुआ कि पकड़े जाने वाले थे, तो प्रफुल्ल चाकी ने ट्रेन के सामने कूद के अपनी आत्महत्या कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस को पूसा में पकड़ लिया गया। और जैसे खुदीराम को पूसा में पकड़ लिया गया तो इन पर मुकदमा चलाया गया। 30 अप्रैल को इन्होंने बम फेंका था, और 11 अगस्त को, कब? 11 अगस्त को इन लोग को इन लोग को नहीं, इनको फांसी दे दिया गया था। 11 अगस्त 1908 को इस महान क्रांतिकारी का फांसी दे दिया गया था। ये बहुत ही कम उम्र के थे। थोड़ा सा मैं आपको खुदीराम बोस का कहानी स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ लोग बहुत 100 साल तक जी के भी अपना नाम नहीं कमाते हैं, और ये बच्चा बहुत ही कम उम्र में वो नाम पहचान लिया, वो नाम बना लिया, इतिहास के पन्नों में इसने अमर हो गया। देखते हैं इसकी कहानी क्या था। कहा जाता है कि जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में बहुत सारे बच्चे होते थे माँ बाप के, इसलिए वो बच्चे को ज़्यादा पैदा करते थे कि बीमारियों की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, कोई कोई बच जाता था। तो जो इनके पिताजी हुए, वो इसी तरीके से इनके सारे बच्चे की मौत हो रही थी। फिर बाद में जाके ये खुदीराम बोस का जन्म होता है। अब खुदीराम बोस का जब जन्म होता है तो इनके पर भी मतलब रोग दिलाई सब कुछ हो गया था। तो लोगों ने टोटका, और पहले के ज़माने में जानते हैं कि लोग मेडिकल साइंस उतना डेवलप हुआ नहीं था, तो लोग जादू माने टोटके में विश्वास करते थे। तो क्या हुआ, किसी ने इनको टोटका बताया कि आप एक काम कीजिए, इनको ना आप किसी को मतलब दान दे दीजिए, और जब दान दे दीजिएगा तो आपको मतलब बेच दीजिए, सीधा सीधी बेच दीजिए, तो ये इंसान बच जाएगा। तो इन्होंने अपनी ही बेटी को, की बहन थी, मुझे ध्यान से का स्टोरी में नहीं याद है, लेकिन अपनी ही बहन या बेटी को खुदीराम बोस के पिताजी बेच दिए। और बेचने के बदले में मतलब बेटा दिए, और बेटा देने के बदल में इनको कुछ चीजें मिला। चावल का जो छोटा छोटा दाना होता है ना, तो मैंने जो चावल तो एक समुच्चा होता है, उसका छोटा छोटा टुकड़े को, जो खुद्दी जिसको कहते हैं, वही खुद्दी कहा जाता है बंगाल के क्षेत्रों में और बिहार के क्षेत्रों में भी। तो उसी खुद्दी को इनको, इनके पिताजी को मिला, और उसी खुद्दी की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? खुदी, खुद्दी नाम पड़ गया। और इसी तरीके से ये खुदीराम बोस, और चूंकि ये भगवान ने इनको बचाया था, राम भगवान के भक्त थे, तो खुदीराम बोस कहला गए। तो इनका नाम से पढ़ने से यही है। ऐसा ही स्टोरी एक मेरे गांव में भी था। ऐसे ही मैंने बीमारी की वजह से बहुत सारे बच्चों का मौत हो जाता था बचपन में ही। तो बचाने के लिए लोग क्या करते थे, उसके माँ बाप किसी को बेच देते थे। जैसे मेरे गांव के बगल में ही मेरा भाई ही है, उसको बेच दिया गया, तो उसका नाम रख दिया गया बेचने के नाम पे बेचना, मतलब बेचन हो गया उसका नाम। तो इस तरीके से उस जमाने में हुआ करता था। और ये बहुत ही कम उम्र में इतने नाम कमा लिए कि आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, सोच लीजिए। इसलिए नाम बनाने के लिए आपको 100 साल जीने की आवश्यकता नहीं है, बस महज कुछ ही दिन है। कुछ ऐसे अच्छे काम कर लीजिए जिसमें आप लोगों के नजरों में रहें। अब बताना है अगला क्वेश्चन, कर्नल बाइली की हत्या के लिए किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो वो दी गई थी मदन लाल ढींगरा को। कर्नल बाइली की हत्या के लिए किसे फांसी की सजा दी गई? तो दी गई मदन लाल ढींगरा को। और इनको जो है फांसी, वो फांसी जो दिया गया था, वो कब दिया गया था? तो 17 अगस्त 1909 को दिया गया था। कब दिया गया था फांसी इनको? 17 अगस्त 1909 को। और ये किए थे क्या, क्या किए थे? तो कर्नल बाइली को मार डाले थे। कहाँ जाके मारे थे? ये इधर उधर नहीं, जाके पूरा लंदन में मार बैठे थे। और लंदन में मारे, और कब मारे थे? 1 जुलाई को मारे, 1909 में मारे। 1 जुलाई 1909 को जाकर कर्नल बाइली की लंदन में हत्या कर दिया, और हत्या करके
फांसी पर चढ़ गए 17 अगस्त 1909 को। HRA यही है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें मैंने ऊपर में ही बताया कि सचिंद्रनाथ सन्याल इससे जुड़े हुए थे, जो कि अनुशीलन समिति के भी संस्थापक थे। चंद्रशेखर आजाद इसी से जुड़े हुए थे संस्थापक सदस्य में। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1924 को। कब हुआ था? 1924 को। और 1924 को इसी को बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था और वो हो गया था HRSRA। देखिए HRA जब हुआ तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ, लेकिन जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928 में हुआ और इसमें भी चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन इनके साथ भगत सिंह भी थे। भगत सिंह इस HRA में संस्थापक सदस्य में नहीं थे, हाँ सदस्य थे। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखी? निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? तो सर कौन सी पंक्ति? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कैसे सुन लीजिए ये स्टेटमेंट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये लिखे थे बिस्मिल आजिमाबादी। इन्होंने क्या किया था? ये पंक्ति को लिखे थे, लेकिन इस पंक्ति का प्रयोग करके प्रचार कौन किया था? मतलब इसका पंक्ति का सबसे ज्यादा यूज कौन किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो हो गया ना, दोनों में ही देखिए बिस्मिल है और यही फंसाता था एग्जाम में। तो इन दोनों को देखिए, एक बिस्मिल आजिमाबादी ने लिखे थे और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको प्रयोग किया था। काकोरी ट्रेन डकैती। पहले तो जान लीजिए काकोरी ट्रेन डकैती को आज 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 कहा जाता है काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन को कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, जो कि नाम बदल दिया गया है। ठीक है। मामले में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? किनको फांसी दी गई थी? तो वो फांसी इस ऑप्शन के हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। और दो नाम आप और याद रखिएगा, एक नाम याद रखिए रोशन सिंह के बारे में और एक नाम याद रखिए राजेंद्र लाहिरी। किनका नाम याद रखिएगा? राजेंद्र लाहिरी। ध्यान से सुनिए। काकोरी ट्रेन कांड जो कि HRA के सदस्यों द्वारा, ये HRA के सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। इन चारों लोगों को ना फांसी दे दिया गया था और इन लोग कांड किए थे 1925 में। और इसमें से चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आता है, लेकिन वो फरार हो गए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में से जुड़ा हुआ नहीं था? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन था। तो इसमें अगर ऑप्शन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अमीर चंद जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन रोशन सिंह को फांसी मिला, राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी मिला, अशफाक उल्ला खां को भी फांसी मिला, लेकिन अमीर चंद इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चट्टगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई गई थी। चट्टगांव शस्त्रागार पर छापे की योजना बनाई गई थी किनके द्वारा? तो सूर्य सेन द्वारा। किनके द्वारा? सूर्य सेन द्वारा। और इसके लिए सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया इनको फरवरी 1933 में। ये सब डेट अभी से ही आप लोग को याद करना है, ठीक है? फिर मत कहिएगा कि हमको बताया नहीं। तो और इनको गिरफ्तार करके फांसी का जो सजा दिया गया वो 12 जनवरी 1934 को दिया गया। तो आप लोग याद रख लीजिए, फरवरी 1933 में इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दिया गया 12 जनवरी 1934। और इन्होंने जो छापा मारा था चटगांव को, चटगांव में, जो जानते हैं बांग्लादेश में चटगांव, तो चटगांव में एक मतलब शस्त्रागार था, वहां पे छापा मार के लूट लिए सूर्य सेन ने। और लूटे कब थे? तो वो लूटे थे 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930 को लूटे और गिरफ्तार हो गया फरवरी, तीन साल बाद हुए और फिर 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो प्रतिपादित किया अरविंदो घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने। मैडम भिकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, ये अरविंद घोष की ना एक बहुत बढ़िया पुस्तक है। उस पुस्तक का क्या नाम है? ये अभी से ही आप याद रखिए, लाइफ डिवाइन। क्या? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन। मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। और स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है? तो जर्मनी में है। और ये झंडा कब फहराए थे? तो 22 अगस्त 1907 को ध्वज फहराए थे।
कहाँ पे? 22 अगस्त 1907 को स्टुअर्ट गार्ड में, जो कि जर्मनी में है, उन्होंने झंडा फहराया है। और इनको, मैडम कामा जी को, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई। तब वो किया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। किस दौरान? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना जर्मनी के सहयोग से काबुल में की गई। प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताएं। इसमें से चारों पॉइंट ही सही है गदर पार्टी से संबंधित। तो देख लेते हैं गदर पार्टी से संबंधित कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। तो सही बात है, गदर की स्थापना 1913 में हुई थी। और इसका जो स्थापना करता थे वो लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और इसका मुख्यालय दोस्तों, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है दोस्तों? तो अमेरिका में है। ठीक है। और इनकी क्या योजना था? अगर योजना को कहें तो योजनाओं को प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और कामागाटा मारू घटना से प्रोत्साहन मिला। क्या हुआ कि जो भी ये योजना चलाते थे उनको उस योजना में प्रोत्साहन इनको कैसे मिला? तो एक कामागाटा मारू हुआ था। कामागाटू मारू घटना हुआ था। और ये कामागाटू थोड़ा देर में बता देंगे, रुकिए अभी पहले पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल ही जाएगा शायद, देखिएगा। तो ये जो कामागाटू प्रकरण हुआ था और एक और हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इन दोनों से उनको प्रोत्साहन मिला था। ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे ही है। देखिए आगे क्या कामागाटू प्रकरण, ये तो मैं बता ही दूंगा। ये है कनाडा की यात्रा पर जाने वाली एक नौसैनिक जहाज, इसका आंसर होगा। देखिए हुआ क्या था कि कलकत्ता से बजबज बंदरगाह पे लौटा दिया गया जहाज। क्या हुआ था कि कामागाटा जो ये है गाटा मारू, ये एक प्रकार का जहाज था। ठीक है। और इसमें टोटल 376 यात्री बैठ के सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे। कहाँ से कहाँ? सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे। सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे। और वैंकूवर दोस्तों कनाडा में है। तो कनाडा का जो वहाँ लोकल अथॉरिटी था, मतलब वहाँ पर, तो उन्होंने इस जहाज को ठहरने नहीं दिया, लौटा दिया गया। और लौटा के वैंकूवर से ये जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आ गया। और ये घटना कब का है? सितंबर 1914 को। अब जब सितंबर 1914 में बजबज बंदरगाह में आ गया कलकत्ता में, तो यहाँ का जो ब्रिटिश सैनिक था उस पर गोली चला के बहुत लोगों को हत्या कर दिया। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी एस अय्यर और एम एन राव में क्या समानता है? मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी एस अय्यर और एम एन राव में क्या समानता है? तो ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी एस अय्यर और एम एन राव में क्या समानता था? तो ये सारे के सारे विदेश में रह के भारत के बाहर विभिन्न देशों में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। कौन सा कथन सही है? किसके संदर्भ में? भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संबंध में। भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए फिर कौन सा कथन सही है। इसमें से दोस्तों कोई भी कथन सही नहीं है। पहला क्या है कि यह जन गतिविधि पर आधारित एक हिंसक आंदोलन था। तो नहीं, ये जन गतिविधि पर नहीं बल्कि इसमें व्यक्तिगत तौर पर। अब व्यक्तिगत तौर पर क्या था मामला, जो मैं बताता हूँ। ये जन गतिविधि नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर। अब बताइए जरा सा मुझे कि उधम सिंह हो या फिर ये अपना क्या नाम है उनका, करजन बाइली को जो हत्या किए थे, उनका क्या नाम था? उधम सिंह नहीं, उनका कर्नल कर्नल बाइली का जो हत्या जो 1909 में किए थे लंदन में जाके, तो उनका क्या नाम था जरा बताएंगे? आप लोग बताइए। क्या नाम था उनका? मैं भी थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर गया, बहुत जल्दी से भूल जाता हूँ आजकल। अच्छा छोड़िए। जो माइकल ओ डायर को जो लगाए थे सरदार उधम सिंह को ही भी अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जो 1940 में मारे थे। और
तो वो व्यक्तिगत तौर पे गए, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि पूरा का पूरा मतलब कि समाज ही उठ के गया या कोई क्षेत्र के लोग, मतलब जैसे मुंडा विद्रोह होता था तो उसमें व्यक्तिगत नहीं होता था बल्कि उसमें जन आंदोलन होता था, सब लोग एक साथ इकट्ठा आके झगड़ा करने जाते थे। लेकिन इसमें ये जो कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी सक्रियता, ये एक व्यक्तिगत तौर पे हमला होता था, ना कि जातिगत, मतलब सब मिल के नहीं होता था। ठीक है। हाँ, जैसे इसमें बहुत सारे, जैसे भगत सिंह को देख लीजिए, मदन लाल ढींगरा को देख लीजिए। हाँ, अब याद आया, मदन लाल ढींगरा जो कि 1908 में कि 9 में, 1909 में कर्नल बाइली की हत्या करी थे लंदन में 1 जुलाई को। तो ये सब व्यक्तिगत तौर पे गए ना। बंगाल के विभाजन के निरस्त होने के साथ ही यह पूरी तरह से शांत हो गया। बिल्कुल नहीं शांत हुआ दोस्तों, ये शांत होने वाली बात ही नहीं था। कैसे शांत हो जाता। अगला बात, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्यक्रम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। तो भारत नौजवान सभा जुड़ा हुआ है। ये कब इसकी स्थापना किए थे भगत सिंह ने, 926 में किए थे। कब किए थे, 1926 में। और असेंबली बम कांड कब हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था 1929 में। कब हुआ, दिल्ली में 1929 में हुआ। और सैंडर्स की हत्या में भी इन्होंने जो जुड़े रहे, लाहौर में की हत्या सैंडर्स की 1928 में। और भारत नौजवान सभा का स्थापना इन्होंने पंजाब 1926 में की है, पंजाब 1926 में। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। क्या इस क्वेश्चन तक 22 नंबर, 22 नंबर कह रहा है कि रेड एंड एमस्ट की हत्या किन लोगों ने किया। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये चापेकर बंधु ने किया था। रैंड आमास्ट की हत्या मणिकांत लाल और अलीपुर बम षड्यंत्रकार, यहाँ पे एक्चुअली दूसरा होगा यहाँ पे। तो मणिकांत और अलीपुर बम षड्यंत्र किनके द्वारा हुआ, तो ये अरविंद घोष के द्वारा हुआ। ठीक है, ये किनके द्वारा हुआ, अरविंद घोष के द्वारा। मणिकांत लाल और मणिकतला और अलीपुर, मणिकतला और अलीपुर बम षड्यंत्र मामला अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है। रैंड अमस्ट की हत्या चापेकर बंधु से, और जैक्सन की हत्या अनंत कन्हारे ने किया था। और विधानसभा में बम का मामला ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, रैंड अमर्स की हत्या आप लोग को याद होगा 1897 में हुआ था। और अरविंद घोष ने 1908 में हुआ था। इसी को ही अलीपुर बम कांड के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में, जिसको अलीपुर बम कांड के भी नाम से जाना जाता है। और जैक्सन की हत्या अनंत कन्हारे के द्वारा नासिक कांड में के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सा कांड जाना जाता है, नासिक कांड के भी नाम से जाना जाता है। और अब अनंत कन्हारे कौन थे, तो अभिनव भारत के सदस्य थे। किसके थे, अनंत कन्हारे किसके सदस्य थे, तो अभिनव भारत के। और ये घटना, जैक्सन की हत्या कब किया गया था, तो 1909 में किया गया था। नासिक कांड को इसी को जाना जाता है। और ये तो जान भी करते हैं 1929 में किया गया था इनके द्वारा। तो ये आप लोग सही से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोड में भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना का सही काल कदम देख लीजिए। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। और इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में है, वो 1905 में किया गया था। और गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया गया था। और भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार काबुल 1915 में बनाया गया था। तो इसी के तरीके से आप मिला लीजिएगा कि अभिनव भारत 1904 में बनाया गया, इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में बनाया गया 1905 में, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913 में बनाया गया, और भारतीय स्वतंत्रता लीग और सरकार काबुल में बनाया गया 1915 में। भारतीय क्रांतिकारी और संगठन उनके संस्थापकों का संबंध में नीचे दिए गए कथनों में मिलान करिए। तो एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ क्या है, संस्थापक है। तो व्यायाम मंडल का स्थापना किन्होंने किया था, तो क्या ये सही है, तो हाँ जी, ये बिल्कुल ही सही है। तो व्यायाम मंडल का स्थापना कौन किए थे, चापेकर ब्रदर्स। और चापेकर कहाँ के से थे, तो पूना में। और 1896 से 97 में इन्होंने ये वाला व्यायाम मंडल का गठन किया था। व्यायाम मंडल
चापेकर ब्रदर्स के द्वारा पूना में 1896 से 97 में, और मित्र मेला सावरकर बंधु ने किया था, और ये कहाँ किया था, तो नासिक में किया था, नासिक में किया गया था, और बाद में इसको पूना में भी बदल दिया गया था। तो मित्र मेला का स्थापना सावरकर बंधु के द्वारा नासिक में और बाद में पूना में कर दिया गया। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापना किया गया था। और ये मित्र मेला को 1901 में याद रखिएगा, 1901 में मित्र मेला का स्थापना किया गया सावरकर बंधु के द्वारा, और इसको पहले नासिक में था, फिर पुणे में कर दिया गया। और अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किए, और ये कहाँ किए और कब किए, तो 1905 में किए और बारिसल में किए। कहाँ किए, बारिसल में किए। और ये चीज सारे के बारे में पता है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह घोटाला में 1928 में। ठीक है, तो ये पॉइंट, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अलीपुर बम षड्यंत्र केस, ऊपर में मैंने बताया था अलीपुर षड्यंत्र बम केस के बारे में, 1908 के बारे में। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो कथन सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। पहला कह रहा है कि बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और अरविंद घोष थे। नहीं, इसमें केवल और केवल थोड़ी देर पहले बताया था कि अरविंद घोष थे, न कि प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी तो किंग्सफोर्ड के हत्या में शामिल थे, हत्या के मामले में शामिल थे। इस मामले में जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया वे सभी कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो हाँ, ये बात सही है कि जो लोग अनुशीलन समिति के सदस्य थे वही लोग अलीपुर बम कांड में जो मामले में जुड़े हुए थे। और चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया, जिन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो बात सही है। एक बात जान लीजिए कि ये अरविंद घोष को बचाने के लिए आए थे चितरंजन दास सामने, और इन्होंने सारे मतलब जो सबूत था उसके अभाव में आरोपों से बरी कर दिया गया। नेक्स्ट, जिमरमैन योजना। जिमरमैन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो वो संबंधित था, जिमरमैन योजना ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह था। और जिमरमैन योजना जर्मनी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, जर्मनी में। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह था। जिमरमैन क्या था जर्मनी में, तो ये था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंसक विद्रोह था। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उसका संस्थापक है। बताइए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये गांधी जी के द्वारा, तो ये तो सही है। युगांतर, युगांतर क्या है, तो बरिंदर कुमार घोष के द्वारा लिखा हुआ है। किनके द्वारा, बरिंदर कुमार घोष के द्वारा लिखा हुआ है। ये भी सही है। भारत माता अजीत सिंह, ये अजीत सिंह वही हैं भगत सिंह के चाचा। तो अजीत सिंह ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था भारत माता। तो अजीत सिंह के पुस्तक का नाम क्या था, भारत माता। ठीक है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी महात्मा गांधी के द्वारा। युगांतर बरिंदर कुमार घोष के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह ने 12 डकैती का आयोजन किया था, तो वो किया था ढाका अनुशीलन समिति ने। और ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा पुलीन बिहारी दास, पुलीन बिहारी दास, ये कब हुआ था, 1908 में हुआ था। ठीक है। और मैंने अनुशीलन समिति का देखिए 3 शाखा है, एक पटना वाला शाखा है, एक कलकत्ता वाला शाखा है, और एक अभी अभी मैंने बताया ढाका का शाखा। पहला जो पटना वाला शाखा है वो हुआ था 1913 में शायद, है ना। और कलकत्ता वाला हुआ था 1902 में, और ढाका वाला 1908 में। तो 1902 वाला जो कलकत्ता वाला था वो पी मित्रा के द्वारा हुआ था, और ढाका वाला अनुशीलन समिति पुलीन बिहारी दास, या इसको पुलीन दास के भी नाम से जान सकते हैं। और ये पटना वाला सचिंद्र नाथ सन्याल। तो आप लोग यहाँ पे एक जगह मैंने बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, गदर पार्टी से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है गदर पार्टी में। तो देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। इसमें से ये दोनों पॉइंट क्या है, सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है, कह रहा है कि यह राजनीतिक रूप से, मैंने गदर पार्टी के बारे में बोल रहा है कि राजनीतिक रूप से मजबूत संगठन था, इसे उल्लेखनीय सफलता हासिल की। नहीं, इसने सफलता हासिल नहीं की। मजबूत संगठन बन ही नहीं पाया तो कहाँ से कर पाएगा, मजबूत संगठन नहीं बन पाया था। पहला दूसरा सही कह रहा है गदर पार्टी के संबंध में, कि गदर पार्टी की स्थापना भारत ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई। जो प्रवासी भारतीय थे उसी के द्वारा, उन्हीं लोग के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की स्थापना किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध फैलने से गदर नेताओं को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो ये पॉइंट भी सही है। समाचार पत्र और एक तरफ है उसका प्रकाशन, संस्थापक। तो देखते हैं
इसमें सभी सही है दोस्तों कि संध्या को ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने लिखा था। संध्या कौन लिखे थे? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1904 में। 4 में। तो संध्या को कब लिखा गया? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा 1904 में। ठीक है, और काल को कब लिखा गया? कौन लिखे थे? महादेव परांजपे ने। और कब लिखा था? 1897 में। तो काल को महादेव परांजपे ने 1897 में, संध्या को ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने 1904 में, और भारत माता को अजीत सिंह ने 1907 में। 1907 में देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर को भी लिखा था 1904 में। 4 में देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर 1904 में लिखे थे। भारत में उग्रवादी उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प ये गलत है, ये बताने का रहा। तो सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, बाकी सारे के सारे सही हैं। सही हैं। तो पहला देख लीजिए कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में ब्रिटिश शासन का की वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी का अहसास, ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति अर्थात शोषणकारी का अहसास। दूसरा आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि। दूसरा क्या है? आत्मसम्मान या आत्मविश्वास में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव व घटनाएं जिन्होंने श्वेत यूरोपीय वर्चस्व को के मिथक को ध्वस्त कर दिया। तो ये सारे पॉइंट सही थे। चरमपंथी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। इसमें देखिए सही कथन क्या है, तो इसमें से सारे के सारे कथन सही है चरमपंथी विचारधारा से। पहला कह रहा है कि विदेशी शासन के प्रति घृणा। चरमपंथी विचारधारा में पहला कह रहा है कि विदेशी शासन के प्रति घृणा। दूसरा कह रहा है कि जनता की क्षमता में विश्वास। और तीसरा कह रहा है स्वराज को लक्ष्य बनाना, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्मा बलिदान की वकालत करना। प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई और आत्मा बलिदान की वकालत करना। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो प्रकाशित की जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक राष्ट्रवादी पत्रिका है जो प्रकाशित किया जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये इंडिया हाउस के भी संस्थापक थे। इंडिया हाउस इन्होंने ही स्थापना किया था। और होम रूल सोसाइटी का भी स्थापना इन्होंने किया था। और ये दोनों को ही 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तब वो शुरू किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। अंग्रेजी समाचार वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिपिन चंद्र पाल। और वंदे मातरम का संपादक अगर कोई पूछे तो बताइएगा अरविंद घोष। क्या बताइएगा? अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है कि सरकार द्वारा कठोर दमन। अगर सोचिए जो लोग कहते हैं कि 1850 में जो कांग्रेस में उदारवादी चरण था, अगर वो उदारवादी चरण नहीं रहता, क्रांतिकारी लोग करते तो सरकार के द्वारा कठोर कदम उठा के कांग्रेस को भी भंग कर दिया जाता। फिर जन समर्थन का भी अभाव था। अब लड़ाई झगड़ा करने कौन जाता है? किसके माँ बाप हैं जो 10 साल 15 साल के बच्चों को लड़ने के लिए छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता है। प्रसिद्ध द फिलोसफी ऑफ बम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। और भगवती चरण बोहरा HSRA के द्वारा थे। HSR से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का सही कालानुक्रम में सजाइए। देखिए ककोरी कांड डकैती कब हुआ? 1925 में। ककोरी डकैती कब हुआ? 1925 में। और HSRA सितंबर, ये एक नहीं है दोस्तों, सितंबर है 1928 को हुआ था। और सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 को हुआ था। वाइस राइट ट्रेन को उड़ाने की कोशिश 1929 में की गई थी। और किसका ये वाइस राइट ट्रेन था? कौन सा वाइस राइट था? तो इरविन का ट्रेन था। इरविन का ट्रेन था जिसको उड़ाने का प्रयास किया गया था। वाइस राइट ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया 1929 में। और सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में किया। और HSR का गठन सितंबर 1928 में। ककोरी डकैती कांड 1925 में। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीक्षांत समारोह 1932 में अपनी डिग्री प्राप्त करते समय राजपाल पर निशाना साधा? ये भी बहुत जबरदस्त थी, बीना दास। और इसके लिए उनको 10 वर्ष का
उम्र कैद दिया गया, फांसी नहीं दिया गया था, उम्र कैद दिया गया था। ये बीना दास थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने दीक्षांत समारोह जब 1932 में हुआ था, तो अपनी डिग्री प्राप्त करने गए, तो वहाँ राज्यपाल साहब आए हुए थे, उनको चला दिए गोली, और जब गोली चला दिए तो उनको 10 वर्ष का उम्र कैद हो गया। ये दोनों देखिए, शांति घोष और सुनीति चंदेरी, क्या नाम है, शांति घोष और सुनीति चंदेरी। शांति घोष सुनिधि चंदेरी ने एक कोमिला की स्कूल की लड़की है, कहाँ की है, कोमिला स्कूल की लड़की है। इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट पे ही गोली चला दी थी, जिला मजिस्ट्रेट पे। सोचिए, मात्र स्कूलीय लड़कियां हैं और वो जाके जिला मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। क्या उस टाइम के गट्स वाले लड़कियां भी होती थी। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी चलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करिए। तो देखिए, इसमें सही कथन कौन से हैं। इसमें से सही कथन है दोस्तों 1, 2, 3 दोनों ही सही हैं। ठीक है। स्वतंत्र आंदोलन का क्रांतिकारी चरण है। पहला कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो बात सही है कि 23 मार्च 1931 को सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। और दूसरा कह रहा है कि 23 मार्च को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बात सही है कि 23 मार्च को अब क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। भगत सिंह के पसंदीदा नारे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद थे। तो ये बात भी सही है कि भगत सिंह का प्रसिद्ध 2 नारा था, एक तो था इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, 2 इनके नारे थे। चंद्रशेखर आजाद के संबंध में आप लोग को बताना सही कथन। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। तो बात सही है कि HRA बना था 1924 में, इसी का नाम बदल दिया गया और HSRA कर दिया गया। और ये बदला कब गया था, तो 1928 में फिरोज शाह कोटला में, और 1924 में HRA बना था। पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद दिसंबर 1929 में दिल्ली के पास वायसराय इरविन के ट्रेन उड़ाने के शामिल थे। बिल्कुल, इरविन को भी नहीं इन लोगों ने बस बख्शे थे, दिल्ली में जाके इन लोग को भी उड़ाने का प्रयास था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। लेकिन ये इन्होंने पकड़े नहीं गए, इनको मृत्यु किसी फांसी लगा के नहीं, खुद से मौत के गले लगा ली। और इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। कब हुआ था, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन बंदी जीवन लिखा था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने ही। बंदी जीवन कौन लिखे थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने ही। ये बिहार में अनुशीलन समिति की स्थापना किए और ये कौन सा समिति से जुड़े थे, अनुशीलन समिति से भी जुड़े थे और HARA से भी जुड़ा हुए थे। ठीक है, अगले लिखते हैं, बिहार वाला अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। निम्न में से कौन सा INA मुकदमे से संबंधित था, तो INA मुकदमे से जो संबंधित था वो तीनों था, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां, गुरुबख्श ढिल्लों। और ये सारा के सारा कौन थे, वकील थे। और भूला भाई देसाई के नेतृत्व में बहुत सारे, सॉरी INA मुकदमे में संबंधित थे, इन लोग पे केस हुआ था, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। और इनका वकील, जो मेन वकील था थे, वो थे भूला भाई देसाई। कौन थे, भूला भाई देसाई। और इन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे वकीलों आए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, सरदार वल्लभ पटेल भी आए थे, इन सारे वकील भी आए थे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं उसके बारे में बताने का रहा। तो इसमें से सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, सही हैं। किसके बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में, जिसकी स्थापना मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की दिमाग की उपज किनकी थी, तो मोहन सिंह का था। और 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। तो ये बात भी सही है कि 1943 में INA को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। और स्वतंत्र भारत और INA की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था।
ये भी बात सही है कि स्वतंत्र भारत और INA की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और INA में सुभाष, गांधी और नेहरू के नाम पर लड़ाकू ब्रिगेड थे। तो ये भी बात सही है कि INA में सुभाष और गांधी, नेहरू नाम का एक लड़ाकू ब्रिगेड भी था और साथ साथ लक्ष्मीबाई का भी एक ब्रिगेड बनाया गया था। ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ था दोस्तों? तो हेड क्वार्टर रंगून में था। कहाँ था? हेड क्वार्टर रंगून में था। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, तो होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से तीनों ही दोस्तों सही है होम रूल आंदोलन से, कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। तो बात सही है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो होम रूल की स्थापना की वो पुणे में की थी और अप्रैल 1916 में किए थे। कब किए थे? अप्रैल 1916 में। और एक थी एनी बेसेंट। कौन थी? एक एनी बेसेंट। ये ये एक आयरलैंड की थी। बस इतना जान लीजिए कि ये एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। इन्होंने भी सितंबर 1916 में, कब? सितंबर 1916 में मद्रास के क्षेत्र में, किधर? मद्रास के क्षेत्र में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हो गया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग किया ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। ये जो 1920 का टाइम पीरियड होगा, तो 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदल लिया और नाम बदल के क्या कर लिया? तो स्वराज सभा कर लिया। क्या कर लिया? स्वराज सभा कर लिया। लाला लाजपत राय के कार्यों के संबंध में विकल्प का चयन करें। तो विकल्प का चयन करिए और बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि लाला लाजपत राय राय गलत विकल्प चुनने का रहा है। तो गलत विकल्प ये है कि उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की। न्यू इंडिया की दोस्तों बंगाल से बिपिन चंद्रपाल ने की थी। न्यू इंडिया बंगाल से बिपिन चंद्रपाल ने, बंगाल से बिपिन चंद्रपाल ने। ठीक है, ठीक है। और लाला लाजपत राय के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि 1920 में एटक की स्थापना की, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन कुछ होगा, तो कांग्रेस होगा। उन्होंने 1920 में एटक की स्थापना की। ठीक है। दूसरा, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। तभी तो इनको लाहौर में सैंडर्स के द्वारा लाठी चलवा दी गई थी, तो इनके सर पे लग गया था और इनको मौत हो गया था। और फिर यही डायलॉग बोले थे लाला लाजपत राय, मैंने दिए थे कि मैं मुझ पर लगा एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील होगा। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के खिलाफ उनके उग्र विरोध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। अगर पूछे बिहार केसरी तो बताइएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और अगर पंजाब केसरी बोले तो लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह के विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था? और बुजुर्ग नेता इसमें एक पक्ष थे, तो वो कौन थे? तो वो थे आरपी दत्त। आरपी दत्त थे। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने के षड्यंत्र से हुआ था? और बुर्जुआ नेता इनके एक पक्ष थे, आरपी दत्त। निम्नलिखित में से कौन उदारवाद और उदारवादी राजनीतिक में दृढ़ विश्वास रखते थे? तो वो कौन रखते थे? ये तीन रखते थे। फिरोज शाह मेहता भी, डी ई बाचा भी, दिनेश ई बाचा इनका पूरा क्या नाम है? तो दिनेश ई बाचा इनका पूरा नाम है। ठीक है, बाचा। और डब्ल्यू सी बनर्जी, तो फिरोज शाह मेहता, डी ई बाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी ये थे। ठीक है। उदारवादियों का मानना था कि उदारवादियों का मानना था कि कि पहला, कानून के दायरे में संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो मानते ही थे। दूसरा, याचिकाओं और बैठक के माध्यम से मांगे प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो ये भी उदारवादियों के बारे में मानना सही था। फिर तीसरा, आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना चाहिए, तो ये भी बात सही है। लेकिन जनता सक्रिय भूमिका निभा सकती थी? नहीं, असल में जनता पर कभी इन लोगों ने भरोसा ही नहीं किया शुरू के उदारवादियों ने। वो तो गांधी जी आए, अब पूरे जनता को उठा के रख लिए। ठीक है। 1885 से 1905 के दौरान उदारवादियों में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया था? तो प्रार्थना का तो अपनाया ही गया। ठीक है। और क्या अपनाया गया? याचिका भी अपनाया गया। ठीक है। और क्या अपनाया गया? प्रस्ताव प्रस्ताव पारित करना किया गया, बहिष्कार नहीं किया गया,
धरना नहीं किया क्योंकि 1905 के बाद ही बहिष्कार की बात आया। और स्वदेशी स्वदेशी भी नहीं किया गया, हाँ बैठ के किया गया। तो प्रार्थना, याचिका, प्रस्ताव पारित करना, बैठक बैठक करना। तो ऑप्शन हो गया सी। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सॉरी निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी? तब वो की गई थी 1889 में। कब की गई थी? 1889 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई? 1889। निम्नलिखित में से कौन सी मांग ब्रिटिश सरकार से उदारवादियों की नहीं थी? तो ब्रिटिश सरकार से उदारवादियों की नहीं थी। तो वो नहीं थी कि आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये नहीं थी। बाकी निर्वाचित भारतीयों का बहुमत, बजट पर नियंत्रण, बजट पर वोट देने एवं उसमें संशोधन करने की शक्ति, ये मांग था उदारवादियों का। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो वो नहीं था कि स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी उदारवादी अभियान का हिस्सा नहीं था? तो वो नहीं था स्वदेशी के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान। और ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान था वो उदारवादी को नहीं बल्कि अरविंद घोष द्वारा होता था। किनके द्वारा? अरविंद घोष द्वारा। ठीक है। अच्छा, अगला पहला पॉइंट ये सही है। ये तो पूछ रहा था हिस्सा नहीं था, अब ये पूछ रहा है कि हिस्सा कौन कौन था। तो था कि न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करने का आह्वान। तो ये था कि न्यायिक कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करने का आह्वान था। आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, हाँ ये भी बात सही है था कि आक्रामक विदेशी नीति न किया जाए। और कल्याण, ये तो था कि स्वास्थ्य और शिक्षा और व्यय में वृद्धि का आह्वान था। निम्नलिखित में से प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का परिणाम था, जो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे उनका परिणाम क्या हुआ? तो देखिए क्या परिणाम हुआ। तो देखा जाए तो ये उस समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व किया। तो ये भी बात सही है कि जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी था जो उस समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व किया, वे सभी भारतीयों में व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, उन्होंने आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो ये भी बात सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बढ़ना है, डैश दिया गया है, पतन की ओर बढ़ रही है, मैंने कोई कुछ है जो पतन की ओर बढ़ रही है। और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करनी है। ये लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस संगठन के बारे में कहा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ये तो आपको हम पिछले ही वीडियो में बता चुके थे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है 55 नंबर में कि इसको मिलाने कह रहा है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। इसका मिलान हो जाएगा 1 3 2, मतलब सेफ्टी वाल्व का थ्योरी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, षड्यंत्र सिद्धांत आरपी दत्त के द्वारा, और बिजली कंडक्टर माने बिजली कंडक्टर सिद्धांत दिए गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सेफ्टी वाल्व थ्योरी लाला लाजपत राय के द्वारा, सेफ्टी माने सब कुछ सेफ सेफ रखना चाहते थे वाल्व में, तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। देखो ऐसे भी देखिए लाला लोग, थोड़ा बुरा नहीं मानेगा जो लोग लाला कास्ट जाते होंगे, लाला लोग हमेशा क्या सोचते हैं? हमेशा सेफ रहें, कोई काम धंधा ना कर पड़े, सब कुछ मेरे घर में बैठे बैठे आ जाए। तो हो गए सेफ्टी वाल लाला लाजपत राय। षड्यंत्र, हमेशा ये आरपी दत्त है ना, जितने भी दत्त लोग हैं ना होते हैं ना, बहुत ही षड्यंत्र करते हैं, बहुत षड्यंत्र करते हैं। और बिजली कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए कृष्ण कृष्ण बोले तो गोपाल, इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले, तो कृष्ण हमेशा जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी के दिन ना बहुत ज्यादा बारिश पड़ने का चांस रहता है, क्योंकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, आप देखे होंगे कृष्ण कृष्ण जन्म, मतलब कहने का मतलब कोई सीरियल उरियल में, तो जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इनको मथुरा, कहाँ मथुरा से वृंदावन, ये तो मुझे नहीं पता कि वृंदावन से मथुरा बन की मथुरा, कि मथुरा से वृंदावन, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं इनके पिताजी ले जा रहे थे। तो उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा था। तो बिजली कंडक्टर सिद्धांत इसको ऐसे जोड़ के रख सकते हैं कि बिजली कंडक्टर जब भी होगा तो कृष्ण जी का जन्म होगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल भी इन्हीं का नाम है, कृष्ण भी उन्हीं का नाम है, गोखले भी गोखले के, तो मतलब गोकुल के थे ना, तो उनको गोकुल के थे, गोकुल के कृष्ण कन्हैया, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान था? तो वो कौन था? तब वो सभी इसमें शामिल हैं कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आर्थिक आलोचना करते थे, और संवैधानिक सुधार और विधायी प्रचार करते थे, संवैधानिक सुधार की बात करते थे और विधायी प्रचार की बात करते थे, समान प्रशासनिक सुधार के लिए भी अभियान चलाते थे, और नागरिक अधिकारों की भी रक्षा करते थे। किन्होंने सही कहा है
ये क्या हो गया? हाँ, किन्होंने सही कहा है कि 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोने का समय था और शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इसके बीज अच्छी तरह से गहराई से बोए थे। ये बात आपको मानना होगा। ये जो 1885 से 1905, यहाँ पर ये 58 होगा या 85, ये कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इस बुक में तो 58 लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर 58 भी है या 85 है, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो एक ही है ना। ये 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोने का समय था। आप जब जैसे देखते हैं, जब आप खेती बाड़ी कर रहे होते हैं तो शुरू में आप खेत को बढ़िया से जोतते हैं, मैंने पहले जोतते हैं, फिर उसको उसमें मैन्युअर मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, इरिगेशन करते हैं, फिर बीज डालते हैं और बीज डालने के बहुत दिनों तक, मैं 4-5-6 दिनों तक उसमें से कोई भी पौधा नहीं निकलता है। तो आप सोचते हैं कौन पागल है जो झूठ मूठ के खाली खेत में जाके खाली बेगाड़ी कर रहा है, ऐसा आप लोग बोलते हैं। लेकिन जब वो 6-7 दिन तक वेट करता है और बढ़िया से कार्य कर रहा होता है उतना तक, और बीज को अच्छे से ढंग से अच्छी गहराई में बो देता है, जब उससे फसल जब निकलता है ना तो दुनिया देख के दंग हो जाता है, और फिर वो फसल बहुत ज्यादा उसको अनाज भी प्रदान करता है। ये जो भारतीय राष्ट्रवाद को बीज बोने का शुरुआती समय था, ये राष्ट्रवादियों ने, मतलब कहने का मतलब ये जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी जिसके बारे में हम लोग गरिया रहे हैं, उन लोग ने वही बीज बोने का काम किया था। अगर शुरू में सोचा हमको तुतम को तुतम अनाजे चाहिए, जैसे तैसे बीज बो दो, खूब सारा खाद डाल दो, खेत जोतने की भी जरूरत नहीं है, तो समझ जाइए कि हम लोग को जो आजादी 1947 में मिला था, शायद नहीं था, क्योंकि आप 1857 में भी ट्राई कर चुके थे, मिला नहीं। तो फिर आपको 1947 में इतना आसानी से आपको नहीं मिल जाता। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है, ये किन्होंने कहा था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, ये बिपिन चंद्रा ने कहा था, बिपिन चंद्रा ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवादी की विशेषताओं का चयन करें। तो उदारवादी राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का जब चयन करिएगा तो इसमें से तीनों ही कथन क्या है, सही है कि भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं का चयन करिए, तो भारत में इंग्लैंड के ईश्वरीय मिशन में विश्वास, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार का दावा। तो ये भी बात सही था कि ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का दावा। और तीसरा, पश्चिमी उदारवादी विचार और यूरोपीय इतिहास से प्रेरित भी थे। 59 प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखा जाए तो इसमें से केवल पहला ही पॉइंट सही है कि उदारवादियों के सामाजिक आधार में मुख्य रूप से जमींदार और मध्यम वर्ग शामिल हैं, जबकि चरमपंथियों के सामाजिक आधार में शिक्षित माध्यम और निम्न माध्यम है। देखिए, हमारे यहाँ ना, हमारे देश में पहले से भी और आज भी देखा जाए तो तीन माध्यम है। एक तो हाई क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लो क्लास है। और इन लो और मेरी जो पढ़ाई की बात करते हैं शिक्षित, तो जो अपर हायर क्लासेस है, तो मैं तो उनको मानता हूँ कि उतने अच्छे इंडिया में शिक्षित नहीं है। बस उनके मतलब कहते हैं ना, जैसे हेमंत सोरेन देख लीजिए, तेजस्वी यादव देख लीजिए, फिर ये अपना कौन है, मैं इन लोग को अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं मानता हूँ, इनको ढंग से कुछ आता नहीं जाता नहीं है, राबड़ी देवी को उठा लीजिए। तो इन लोग ना समझिए कि राजा के घर में पैदा ले लिया और अपने आप को राजा समझते हैं। बिल्कुल, अब ये मत कहिए कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं, आप तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बस बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हायर क्लासेस क्लासेस और मिडिल क्लास। अब जो उदारवादी लोग थे ना, उदारवादी, तो वो या तो हायर क्लास से आते थे या मिडिल क्लास से आते थे, ये लेकिन वो सबसे ज्यादा इन लोग में जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख लेते थे ना, वो वही लोग आते थे। तो जब भी ये आते थे, ये लोअर क्लास में देखते नहीं करते थे, लोअर क्लास में कौन होता था, किसान लोग होता था, मजदूर लोग होता था, इसकी तरफ ये देखते नहीं करते थे, इतने ही दूर पे, और ना कभी इन लोग पे देखे लोअर क्लास पे, ना ही इस पे विश्वास जताया, इसलिए इन लोग ने भी नहीं इन लोग पे विश्वास जता पाए। जैसे देखिए, आज हम लोग लालू परिवार को विश्वास नहीं जताते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोग बड़े हैं, उन लोग को हम लोग के तो समस्याओं के बारे में कोई पता ही नहीं है, पता है भी तो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन यही जो चरमपंथी है ना, बस इन लोग इनके इनका सपोर्ट करने लगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो सबसे ज्यादा यही है ना। इन लोग शहर गांव सब में होते हैं, शहर में क्राइम करते थे, भाग के चले जाते हैं गांव में, तो गांव में इनकी देखभाल कौन करता, मतलब इनको बचाने का काम कौन लेता, यही लोकल लोग। तो इसलिए कहा है कि निम्न मध्यम वर्ग में वर्ग को शामिल किया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उदारवादी और चरमपंथी दोनों नेता हिंदू पारंपरिक प्रतीक और भारतीय इतिहास से प्रेरित थे। तो ये बात सही है।
ये बात बिल्कुल सही नहीं है। पहला सही था, दूसरा गलत है। कह रहा उदारवादी जो थे, विदेशी से थे। उदारवादी माने इन लोग हमेशा, मैंने बोला ना, इन लोग बहुत तेज थे पढ़ने में, और बहुत तेज थे और बहुत पैसे वाले भी थे। तो इन लोग पढ़ने के लिए चले जाते थे लंदन, और जब लंदन के सब्जेक्ट्स पढ़ के आते थे, तो इनको क्या पता कि भारत में क्या हो रहा है, इनको लग रहा कि सब कुछ अच्छे थे। इसीलिए इनको विदेशों से ये प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे उदारवादी? विदेशों से प्रेरित थे। लेकिन वही चरमपंथी नेता कहें तो ये हमेशा, जैसे भगत सिंह को देखिए, इंडिया में ही पैदा लिए, इंडिया की ही धरती पे कार्य किए, सब कुछ इंडिया के बारे में किए। इसीलिए भारतीय इतिहास को पढ़े चरमपंथी। चरमपंथी लोग भारतीय इतिहास से प्रेरित थे। तो अभी इसका डिफाइन करना आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये दोनों कह रहा है कि नेता, दोनों उदारवादी और चरमपंथी दोनों नेता हिंदू पारंपरिक प्रतीक के थे, भारतीय इतिहास से प्रेरित थे तो नहीं, भारतीय इतिहास से प्रेरित नहीं थे, केवल चरमपंथी लोग ही थे भारतीय इतिहास। 60 नंबर का देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किसने किया? तो वो किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में हमने बताया था ना, तो वो कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। ठीक है, किन्होंने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करने कह रहा है, तो एक तरफ है राय और एक दूसरी तरफ है विश्वासी। कांग्रेस को लोग क्या क्या समझते थे, और किनका राय में क्या कांग्रेस था, ये बातें कह रहा है। तो इसका आंसर जो होने जा रहा है वो 3-2-1 होने वाला है। मतलब लॉर्ड डफरिन समझता था कि जो कांग्रेस है ना, वो सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में है। कांग्रेस कैसा है? कांग्रेस तो सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में है। और ये अरबिंदो घोष जो समझते थे, वो समझते थे कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। और बिपिन चंद्र पाल समझते थे कि बुलबुलों बुलबुलों से खेलती है कांग्रेस, माने बुलबुलों से खेलती है कांग्रेस, ये समझते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किनके द्वारा 1904 से लगातार भारत को स्व स्व शासन प्रदान करने पर जोर दिया? तो वो जोर दिया अरबिंदो घोष ने। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1904 से लगातार भारत को स्व शासन प्रदान करने पर जोर दिया? अरविंद घोष ने। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों, कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 से। 7 अगस्त 1905 से। बंगाल का विभाजन विरोधी आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा इस दिन की गई थी। किस दिन की गई थी बंगाल विभाजन का घोषणा? तो 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल का विभाजन विरोधी कब आंदोलन शुरू हो गया था दोस्तों? तो वो हो गया था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के संबंधित वायसराय का नाम बताइए। तो वो वायसराय कौन थे बंगाल विभाजन करने वाले? तो करजन थे। थोड़ा सा मैं बंगाल विभाजन से रिलेटेड आप लोग को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, आप लोग याद करिएगा। देखिए, ये अगर बंगाल है तो इसको इस ढंग से बांटा गया था। इसको वेस्ट बंगाल बोला गया, जिसमें हिंदू बहुलता था। और ये ईस्ट माने पूरब बंगाल था, जिसमें जिसमें मुस्लिम बहुलता ज्यादा था। ठीक है, ठीक था। और ये असल में क्यों बांटा गया, किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने इसको बांट के बोला कि क्या चाहता था लॉर्ड कर्जन, कि राष्ट्रवाद को कम करने के लिए किया था। और लेकिन जब पूछा गया कर्जन से कि आपने क्यों इसको बांट दिया, तो बोला जी अजी देखिए क्या होता है कि प्रशासनिक कार्यों करने में दिक्कत होता है, तो प्रशासनिक कार्य इससे अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमने बांट दिया। लेकिन ऐसा नहीं बांटा कि हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ना है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। लेकिन बाद में लोगों ने एनालिसिस किया तो पता चला कि अब इस साइड में हिंदू मेजोरिटी था, इधर इस साइड में मुस्लिम मेजोरिटी था। तो इस वजह से अब क्या होता है इससे रिलेटेड और क्या क्या याद रखना है आपको, तो देखिए बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन में सबसे पहले घोषणा किया गया, क्या किया गया? घोषणा किया गया कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और ये घोषणा जो है कोई कोई बुक में 19 देता है और कोई कोई बुक में 20 देता है, जुलाई 1905 को। आखिर ऐसा क्यों देता है जो मैं बताता हूँ। असल में 19 जुलाई को प्रस्ताव को लाया गया था, और 20 जुलाई को प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसलिए कोई बुक नौटंकी कर देता है, कोई कुछ कुछ लिख के। तो मैंने दोनों ही पॉइंट बता दिया। 19 जून को प्रस्ताव लाया गया कि देखिए जी बंगाल बंगाल का विभाजन करेंगे, और क्या होगा, और 20 तारीख को क्या किया, पारित किया गया। तो लोग क्या कहता है इस 19 तारीख को घोषणा बोल देता है, और लोग कहता है कि जब पारित हो गया तब घोषणा बोलेंगे, तो कंफ्यूजन होता है सबको। एनीवे आपको जो ऑप्शन आएगा वो टिक मार दिएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा।
फिर हुआ कि जब जैसी घोषणा किया गया ना, तो बंगाल के लोग बंगाल विभाजन के विरोध में विरोधी आंदोलन करने लगे। क्या करने लगे? विरोधी आंदोलन करने लगे। और यह आंदोलन कब से चालू हुआ? तो 7 अगस्त से चालू हुआ। 7 अगस्त 1905 को चालू हुआ। तो दूसरा डेट क्या याद रखिएगा? पहला डेट 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया, और विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को किया गया। और जैसे विरोधी आंदोलन हुआ, तो लेकिन विभाजन को लागू मान लिया गया कि हाँ विभाजन होगा। लागू किस दिन माना गया? तो उसका डेट है 16 अक्टूबर 1905। कब है? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बोल दिया गया कि अब बंगाल का विभाजन हो चुका। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे? फिर बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। और वो रद्द किया गया 12 दिसंबर 1911 को। कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को। तो ये 12 दिसंबर 1911 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन असल में दिल्ली का दरबार भी हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? दिल्ली का दरबार हुआ था। और इस दिल्ली दरबार में के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? हार्डिंग द्वितीय। और इस दरबार में ना 3 महत्वपूर्ण चीजें, क्या 3 महत्वपूर्ण चीजें अनाउंस हुआ। कितनी महत्वपूर्ण चीजें? 3 महत्वपूर्ण चीजें। पहला तो हुआ कि देखिए जी, बंगाल का हम विभाजन जो कर रहे थे, विभाजन को हम क्या करते हैं? रद्द करते हैं। फिर हुआ कि बिहार को जो है ना एक नए प्रांत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बिहार को एक नया प्रांत है। और फिर क्या किया गया कि देखिए, कलकत्ता जो राजधानी है ना, हम कलकत्ता को राजधानी से शिफ्ट करके दिल्ली में लेके आ जाते हैं। तो कलकत्ता से दिल्ली कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली राजधानी कब शिफ्ट करने की घोषणा किया गया? तो 1911 में। और बना दिया कब गया? तो दिल्ली को राजधानी 1912 में बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1912 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो वो किया गया था कि बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए। ये हम लोगों ने एनालिसिस किया था। कर्जन तो बोला था कि प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत होता है, इसीलिए कर रहे हैं। स्वदेशी हम लोग का मतलब हम नहीं है, मतलब भारतीय लोगों ने उस टाइम के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। इसमें से जो कथन है स्वदेशी आंदोलन के बारे में, वो दोनों ही कथन सही है। कह रहा है कि स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योग को पुनरुद्धार में योगदान दिया। तो ये बात सही है। इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योग के पुनरुद्धार में योगदान दिया। दूसरा भी पॉइंट सही कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो ये भी बात क्या है? सही है। स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी मूवमेंट जिसको कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम बंगभंग भी है। और ये स्वदेशी आंदोलन यानी बंगभंग कब हुआ था? 1905 को ही हुआ था। और इसी के साथ ही स्वदेशी आंदोलन भी चला दिया गया। बंगभंग आंदोलन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और इस स्वदेशी में स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योग को पुनर्धार में योगदान दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये भी बात सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में इसकी स्थापना हुआ था, 15 अगस्त 1906 को। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताने का है। इसमें से यह बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है। ये बंगाल तक सीमित नहीं था दोस्तों, बाकी बहुत जगह से चला गया था। इसमें कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल थे, तो हाँ थे शामिल। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, तो लिया ना। तो इस आंदोलन में सॉरी, दोस्तों ये वाला सही नहीं है, ठीक है, ये वाला सही नहीं है। बाकी सारा सही है। ना तो इस आंदोलन के बंगाल के किसानों को प्रभावित किया, ना ही वे इसमें शामिल हुए। ठीक है, देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? अभी अभी मैंने बताया 1911 में। कब किया गया रद्द? 1911 में। बंगाल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया है कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। और ये स्वदेशी को ज्यादा प्रमोट किए थे। कृष्ण कुमार मित्र ने ही स्वदेशी को ज्यादा प्रमोट किए थे अपनी पत्रिका। और ये किस पत्रिका से किए थे? तो ये एक पत्रिका निकालते थे कृष्ण कुमार में, जिसका नाम था संजीवनी, उसी से प्रमोट किए थे। मद्रास सरकार
द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल आदि नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को किसने त्याग दिया? तो वो त्याग दिया था सुब्रमण्यम ने। मद्रास सरकार द्वारा एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल आदि नेताओं की 1917 में गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? तो एस सुब्रमण्यम ने। अगला, अगस्त 1917 में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं की स्थापना के संबंध में किसने घोषणा की? तो ये घोषणा किन्होंने किया? तो एडविन एडविन मॉन्टेग्यू ने। इसने घोषणा की तो एडविन मॉन्टेग्यू ने। अगस्त 1917 में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से स्वशासित संस्थाओं की स्थापना के संबंध में किसने घोषणा की? तो एडविन मॉन्टेग्यू ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने निम्न में से किनके विचारों से प्रेरित थे? तो भगत सिंह किनके विचारों से प्रेरित थे? तो वो समाजवादी भी थे, नास्तिकवादी भी थे। 1917 के रूसी क्रांति से भी प्रेरित थे। समाजवादी, नास्तिकवादी और 1917 के रूसी क्रांति। आप लोग को बताना है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1923 में असेंबली बम में फेंका। ठीक है, ये वाला गलत है। 1923 नहीं ना था, ये 1929 था। और 1929 का 8 अप्रैल भी था। ठीक है, 8 अप्रैल पर बम फेंका। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यह कार्य उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में किया। तो हाँ, ये बात सही है। तो दूसरा केवल सही हो जाएगा, पहला गलती है। ये 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे बम। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो जो ये उपरोक्त कथन किसका होगा दोस्तों? तो ये कथन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। किसका कथन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं, वो बाल गंगाधर तिलक है। क्रांतिकारी चरणों को दोनों क्रांतिकारी चरणों के दोनों चरणों में मुख्य अंतर क्या था? तो वो मुख्य अंतर था आजादी के पश्चात शासन का विचार। पहले वाला जो क्रांतिकारी चरण थे, पहला जो चरण हुआ था क्रांतिकारी का, उसमें उसमें जब वो लोग सोच भी नहीं थे कि जब आजादी मिल जाएगा तो क्या होगा, शासन के बारे में कोई विचार नहीं, बस मारो। कर्नल बाइली भी गए, कर्नल बाइली को गए, मंडल डिगरा ठोक दिए। तो ठोके, पता नहीं उनको ये नहीं सोचा कि जब इनको मारने के बाद जब आजादी मिल जाएगा तो देश का शासन के साथ क्या करेंगे। खुदीराम बोस को देख लीजिए, ऐसे नहीं थे। लेकिन जो दूसरे चरण में आए ना क्रांतिकारी, वो सोचे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इन लोग के बारे में देखिए, भगत सिंह के बारे में देखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, मतलब HSRA के बारे में बात करने कह रहा है। तो जब बात करिएगा तो पता चलेगा कि सतपुट के बारे में पहचान करें। इसमें सभी है, शोषण मूलक विदेशी तथा भारतीय व्यवस्थाओं को समाप्त करना, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, मजदूर और किसानों का संगठन बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, ये सारा चीज था। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये समाजवादी की विचारधारा पर दिखाई देता है। काकोरी कांड को सरकार ने क्या नाम दिया है? तो वो नाम दिया है, शुरू में बता दिए थे, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड को नाम दिया गया। 79 में देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो दूसरा नहीं है, कह रहा है। पहला देख लीजिए कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल हाथ विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन में हमने आपको बताया, सही है। 1915 बोल रहा है, कांग्रेस अधिवेशन में पुनः गरम दल और नरम दल एक हो गए। 1915 में नहीं, बल्कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो गए। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। 80 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी नेता थे? तो बताइए कि कौन सा एक क्रांतिकारी नेता थे? अजीत सिंह क्रांतिकारी नेता थे। और ये कौन थे? तो बता दिए थे, भगत सिंह के चाचा थे। कौन थे? भगत सिंह के चाचा। और इन्होंने भारत माता नाम का समाचार पत्र भी निकाला था, भारत माता का। और एक किताब भी लिखे थे शायद, जिसका नाम था अंजुमेन। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, अंजुमेन मोहिबने, अंजुमेन मोहिबने वतन। ठीक है, ये निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए और विचार करने के बाद सही कथन बता दीजिए कि कौन है। तो इसमें से दोनों, दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। ठीक है, पहला कह रहा है कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी गणतंत्र की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे क्या? नहीं, कोई निश्चित लक्ष्य था ही नहीं, बस अंधेरे में तीर चलाए जा रहे थे, कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। ठीक है, हमने शुरू में बताया ना कि लोग कुछ नहीं सोच रहे थे। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी समाजवादी शासन के लिए प्रयास कर रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू समाजवादी, सुभाष चंद्र बोस जैसे भगत सिंह, ये सब समाजवादी के बारे में बात कर रहे थे कि इन लोग का कुछ मंजिल था। प्रारंभिक क्रांतिकारी
संगठन में ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र अभियान का लक्ष्य बनाया गया। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि प्रारंभिक क्रांतिकारी संगठन ने ब्रिटिश के ऊपर गोपनीय सशस्त्र अधिनियम का लक्ष्य बनाया। दूसरे चरण में क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहा। तो ये भी बात सही है कि द्वितीय चरण में क्रांतिकारी संगठनों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहा। इस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल से हो गई। तो वो थे जतिन दास। जतिन दास, देखिए दोस्तों, जतिन दास 63 दिन तक भूख हड़ताल किए। 64वां दिन जब आए तो इनकी मौत हो गया। ठीक है, तो कोई कोई बुक में दिया जाएगा कि 64 दिन तक भूख हड़ताल की। 64वां दिन तक भूख से मारे गए और 63 दिन तक लगातार हड़ताल करते रहे। और ये जतिन दास कौन थे? तो इनके बम से ही भगत, इन्होंने बम बनाते थे और एक बम बना के दिए भगत सिंह को, बोले लीजिए जाके फोड़ आइए बम। अब भगत सिंह ने गए, अब पार्लियामेंट में गए और वहां बम फोड़ दिया। और ये जतिन दास ये कौन किससे जुड़े हुए थे? तो HRA से। HSRA में जो बम बनाने का कार्य करते थे वो जतिन दास सिंह करते थे। चंद्रशेखर आजाद के पश्चात किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HSRA का नेतृत्व किया? मैंने चंद्रशेखर आजाद के पश्चात। तो चंद्रशेखर आजाद के पास कौन करेंगे? तो ये यशपाल करेंगे। कौन करेंगे? यशपाल। क्यों? क्योंकि आपको सचिंद्र सन्याल तो की भी मतलब फांसी होने वाला था, भाग रहे थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का भी हो चुका था, तो फांसी का भी हो गया था। और भगत सिंह तो चंद्रशेखर आजाद के कुछ ही दिन बाद फांसी हो गया था क्योंकि ये जेल में थे। दिल्ली बम कांड की घटना कब हुई थी? तो वो घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 को। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली बम कांड का कांड हुआ था। अच्छा, ये दिल्ली बम कांड के बारे में आप लोग नहीं ना जानते हैं थोड़ा सा हम बताते हैं क्या हुआ था उसमें। ये 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग थे उस वक्त के गवर्नर। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, वाइसराय कह सकते हैं। अब क्या हुआ ना, 1912 याद रखिए, इसी दिन तो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था राजधानी, और 1911 में घोषणा किया गया था। तो जब घोषणा कर दिया गया तो लॉर्ड हार्डिंग क्या किए कि दिल्ली के गलियों में बड़ा सा हाथी पे बैठ के और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, जैसे बोल रहे थे कि यहाँ के राजा अब हम ही हो गए। तो वो जा रहे थे और पहले से क्या हुआ, इनके आने से पहले बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस, पहले एक नाम याद रखिए, रास बिहारी बोस। बिहारी बोस, ठीक है, बिहारी बोस, ये एक मास्टरमाइंड थे जो घटना हुआ बम का। रास बिहारी बोस ने बसंत कुमार विश्वास को बुलाया, बोले सुनिए, और कुछ लोग थे जैसे बसंत कुमार विश्वास थे, बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, अमीर चंद्र भी थे। अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार थे। इन चारों को रास बिहारी बोस बोला, देखिए हमने एक बम बना दिया जी, अब बम बना के क्या करिए कि लॉर्ड हार्डिंग को फोड़ना है। अब क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग गलियों से गुजर रहे थे, तो लॉर्ड हार्डिंग को देखने के लिए छत पर से बहुत सारी महिलाएं देख रही थी बुरका बुरका पहन के। तो उन्हीं महिलाओं में से एक थे बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास बुरका पहन के छत पे चले गए और वो भी देखने लगे। और लॉर्ड हार्डिंग सबसे अभिवादन लेते हुए हाथी पे बैठ के जा रहा था। फिर क्या किए बसंत कुमार विश्वास? बम फोड़ दिए, बम माने पटक मारे। और उसके वजह से बहुत लोगों को फांसी भी दिया गया। और फांसी दिया गया, बसंत कुमार विश्वास को तो दिया ही गया, बाल मुकुंद को भी दिया गया, अवध बिहारी को भी दिया और अमीर चंद को भी दिया गया। तो ये हो गया कहानी। नौसेना विद्रोह के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन की पहचान करिएगा तो इसमें से केवल एक सही है दोस्तों कि विद्रोह के परिणाम महाराष्ट्र के तलवार जहाज पर हुआ था। इसी को नाम, इसी जहाज का नाम HINS तलवार होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम माने एक ही नाम है, HINS तलवार। ठीक है, तलवार था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि कब कब हुआ था। 18 फरवरी, ये डेट बढ़िया से अभी से ही याद रखिएगा। 18 फरवरी 1946 को हुआ। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू 25 फरवरी को गए और इस अथी को मतलब इस जो विद्रोह हुआ उसको शांत किए। ऐसे अंग्रेज लोग समझाए, देखिए जी आप तो हम आपके देश को छोड़ के जा ही रहे हैं, तो ये विद्रोह ठीक ठाक नहीं है, तो जाइए नौ सैनिक को समझाइए। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू निकले और अली जिन्ना आए मुस्लिमों की तरफ से, और ये जो तलवार पे विद्रोह हुआ था उसको दबा दिए, मतलब शांत कर दिए। विद्रोह स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा है। तो ये पहला पॉइंट गलत है, दूसरा गलत है क्योंकि अभी मैंने बताया केवल 7 दिनों तक चला। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? 1939। आपको याद होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मैंने बताया था त्रिपुरी संकट के बाद। जैसे त्रिपुरी संकट छोड़े तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी है। ठीक है, अंडमान को स्वराज कहा गया
निकोबार को शहीद द्वीप कहा गया, तो कौन सी बात सही है? ये बात गलत है। अंडमान को शहीद कहा गया और निकोबार को स्वराज कहा गया। ठीक है, अब याद किसे रखेंगे? तो देखिए, ये अंडमान है और ये क्या है? निकोबार। ये क्या है दोस्तों? अंडमान। और और क्या है ये? निकोबार। अब देखिए, आप खुद बताइए कि बिना खून बहाए आपको आजादी मिला है क्या? नहीं। तो खून बनाने के लिए आप पर अंडा फेंका जाएगा? नहीं, मतलब बोल रहे हैं, जब तक आप शहीद नहीं होइएगा तब तक आपके पास स्वराज नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मैंने क्या याद करवाया? मैंने अंडमान में सबसे पहले ऊपर में अंडमान होता है, नीचे में निकोबार होता है। तो स्वराज जब आपको चाहिए तो शहीद होना पड़ेगा, मतलब अंडमान का नाम बदल के शहीद किया गया और निकोबार का नाम बदल के स्वराज किया गया। अंडमान का नाम बदल के शहीद, निकोबार का स्वराज। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत सीमित रही? तो वो कहाँ सीमित रही दोस्तों? तो वो कहाँ सीमित रही? मद्रास में सीमित रही। निम्नलिखित में क्रांति घटनाएं बहुत सीमित रही, तो मद्रास में। इंडियन अनरेस्ट किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। अब इंडियन अनरेस्ट है ना, वो ब्रिटेन के बेलेंटाइन सिरोल थे, एक आदमी। आदमी क्या, तो ब्रिटिश के संसद थे, तो बेलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखा जिसमें लिखा इंडियन अनरेस्ट। अब इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बता दिया। इससे बाल गंगाधर तिलक बहुत गुस्सा हो गए और 1918 में अपना बैग पैक किए घुसाल घुसाल और जहाज पकड़े, सीप, और भाग गए। कहाँ? लंदन में। और लंदन में गए और वहां से कोर्ट में बेलेंटाइन सिरोल पर मनहानि का मुकदमा ठोक दिया और मनहानि का मुकदमा ठोक दिए। और फिर वापस आए, तो जब भारत में आए तो 1 अगस्त 1920 को इस महापुरुष का मौत हो जाता है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई? तो वो लॉर्ड मिंटो ने ऐसा करवाया था घटिया काम। इलवर्ड विल का संबंध किस वायसराय से है? तो वो संबंध है लॉर्ड रिपन से। इलवर्ड विल का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड रिपन से। कायस्थ समाचार किसने प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया लाला लाजपत राय ने। कायस्थ समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो लाला लाजपत राय ने। भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह, मौत, लड़ाई का मैदान भारत। देखिए, एक विज्ञापन प्रकाशन किया, और ये पहले जान लीजिए कि किन्होंने विज्ञापन प्रकाशन किया था। तो गदर, आप लोग याद है ना गदर? वही गदर, लाला हरदयाल। तो गदर में एक विज्ञापन प्रकाशित होता है, गदर गदर पत्रिका से। उस विज्ञापन में एक होता है कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। जैसा आप कहते हैं ना, आई एम वांट टू हायर यू, मैंने हायरिंग चल रहा है, तो हायर कर रहे थे कौन? गदर के लोग, कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह में क्या मिलेगा भाई? हम लोग पहले क्या देखते हैं, तनख्वाह। तनख्वाह में कितनी सैलरी मिलेगी? 20,000 मिलेगा या 30,000 या 50,000? तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह में क्या मिलेगा? तो मौत मिलेगा। वाह रे वाह, तनख्वाह मौत। दूसरा, लड़ाई का मैदान, मतलब देखते हैं कि कहाँ आपको काम करना पड़ेगा, तो लड़ाई का मैदान कहाँ होगा? तो पूरा भारत होगा। लीजिए, जो भी पढ़ता होगा तो सोचता होगा कि कहाँ हम मरने जा रहे हैं। मैं नास्तिक क्यों, ये एक पैम्पलेट है, किसने लिखा था? भगत सिंह ने। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक पैम्पलेट है, किसने लिखा? भगत सिंह ने। दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारकों में सम्मिलित थे, तब वो सम्मिलित थे सारे। दूसरे चरण के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारणों में सम्मिलित थे। तो गांधीवादी राजनीति से मोहभंग, गांधीवादी राजनीति से मोहभंग हो गया था सबको। सोवियत रूस और कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव था, और श्रमिक और समाजवादी आंदोलन का प्रभाव था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो किया योगेश चंद्र चटर्जी ने। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का स्थापना योगेश चंद्र चटर्जी ने किया 19 मार्च 1940 को। कब किया? तो 19 मार्च 1940 को किया। कहाँ किया? तो बंगाल में किया। ठीक है, बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, 98, चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किए थे? तो वो किए थे प्लेग कमिश्नर को। और कब किए थे? 1897 में किए थे। और इसी के बाद से प्रथम क्रांतिकारी घटना ये माना जाता है। और कब किए थे? तो 12 जून 1897 को किए थे। 12 जून 1857 को चापेकर बंधुओं ने
प्लेग कमिश्नर को हत्या कर दिए थे। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1904 में। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1904 में। खुदीराम बोस के मुकदमे का जज कौन था? खुदीराम के बोस के मुकदमे का जज कर्णडफ था, कर्णडफ हुआ था। और फांसी इनको कब मिला था? फांसी कर्णडफ ने फांसी सुनाया कि 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को टिल हैंग मतलब हैंग टिल डेथ सुना दिया था। हैंग टिल डेथ ये सुना दिया था कब? तो 11 अगस्त 1908 को। तो इस तरीके से मैंने खुदीराम बोस का भी कहानी सुनाई दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सेट संख्या ये मतलब जो डे छठा था वो आप लोग को खत्म कर दिया। आप लोग को मिलेंगे डे 7 में, और डे 7 के वीडियो के साथ मिलेंगे। उसमें आप लोग को हम गांधीवादी चरण का हम क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन गांधीवादी चरण। और गांधीवादी चरण 1917 से 1934 तक का हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आइएगा और तैयारी करके आइएगा। और अगर आप लोग को दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं? चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो। मिलते हैं आप लोग से अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।